आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रिसेशन में तो आ ही चुके हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। लेकिन अब आरबीआई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, बोल दिया है। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? आरबीआई की एक रिपोर्ट छपी है, नाउ कास्ट अपने में। ये पहली बार छपी है, अपनी अपनी तरीके की पहली ऐसी रिपोर्ट है। उसमें आरबीआई ने बहुत कुछ बताया है। तो हम इस लेक्चर में टेक्निकल रिसेशन और अभी क्या चल रहा है। आरबीआई ने बोला है कि सेकेंड जीडीपी, जो सेकेंड क्वार्टर है, जीडीपी को हम 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं। हर एक क्वार्टर 3 3 महीने का होता है। हमारा फिस्कल ईयर जो है वो 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो एक साल में ये 4 क्वार्टर्स होते हैं और हर एक क्वार्टर 3 3 महीने का होता है। पहले क्वार्टर की रिजल्ट आ गए थे, उसमें -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन था। इस बार कितने का कॉन्ट्रैक्शन होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? डेफिनेटली कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये आरबीआई ने बताया है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको एक एक चीज समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवाली सेल आ गई है हमारी। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज तो आते ही हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज है, डिस्काउंट्स हैं, अवेल करिए। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो आरबीआई ने अपना जो लेटेस्ट मंथली बुलेटिन है नवंबर का, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पे डेडिकेट कर दिया है। अब भारत के इकोनॉमिक हेल्थ के जो की इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इनके बारे में आरबीआई ने बताया है। और आरबीआई ने अब नाउ कास्टिंग, एक होता है फोरकास्टिंग और एक है नाउ, अभी ही बता देंगे, नाउ कास्टिंग, ये आरबीआई ने स्टार्ट किया है। द प्रेडिक्शन ऑफ द प्रेजेंट और द वेरी नियर फ्यूचर ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। अभी की प्रेडिक्शन, नियर फ्यूचर की प्रेडिक्शन आरबीआई ने बता दी है। तो अब जब देश का सेंट्रल बैंक, जो बैंक को कंट्रोल करता है, भारत की अगर मॉनिटरी पॉलिसी की बात करें, मौद्रिक नीति की बात करें, तो क्या है? एक है हमारी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई कंट्रोल करता है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो सरकार कंट्रोल करती है, एक्सपेंडिचर से, टैक्स से। तो आरबीआई देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन यहीं से कंट्रोल होता है, रेट्स को एडजस्ट करके। तो अब आरबीआई बोल रहा है कि भैया रिसेशन आ गया है। जब रिसेशन आता है तो इकोनॉमीज क्या करती हैं? पैसे देती, स्टिमुलस देती, जिसे भारत ने भी किया। बट उस पर भी हम अभी नजर डालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आंकड़ों के हिसाब से भारत की जो इकोनॉमी है, अभी आना है ये रिजल्ट, लेकिन -8.6% रहेगी। अच्छी बात यह है कि -23.9% से तो कमी है, इस पे मैंने डिटेल लेक्चर लिए हैं। बुरी बात यह है, अभी भी माइनस में है और रिसेशन तो आ ही चुका है। जब 2 से ज्यादा क्वार्टर्स आपकी इकोनॉमी नेगेटिव में जाए, समझ लीजिए रिसेशन आ गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि सेकेंड क्वार्टर की जो हमारी जीडीपी रहेगी ना, जीडीपी तो समझते ही हो ना, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी से ही तो हम देश को देखते हैं, देश की इकोनॉमी कितनी बढ़िया चल रही है। क्योंकि देश में कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसकी कितनी वैल्यू है, वही जीडीपी अलग अलग फॉर्मूले से बताती है। तो -8.6% इस क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर। अब जैसा कि मैंने बताया कि -23.9% से तो कमी है यार, ये अप्रैल और जून के। क्योंकि देखिए, ये वाला अप्रैल मई हम पूरा लॉकडाउन में थे, कमर तोड़ के रख दी भारत की। इकोनॉमिक हेल्थ पे कितना भयानक असर पड़ा, ये आप यहां से ही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50% से नीचे चला गया, वो तो सभी को पता है। क्वार्टर 2 के डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम टेक्निकल रिसेशन में जा चुके हैं, ये आरबीआई ने भी बात मान ली। तो कुछ बच्चे मुझे ये बोलते थे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो सब, लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल जब भी कोई डाउट हो हमेशा आप आराम से बोलो, तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। हेल्थी डिस्कशन हमेशा होनी चाहिए, इसी से ही इंसान और देश भी आगे बढ़ता है।
तो बोलते थे सर रिसेशन नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। मैं पहले ही बोलता था कि हम रिसेशन में जा चुके हैं, कुछ भी कहो ठीक है, लेकिन बहुत लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब देखिए सबसे बड़े बैंक ने बता दिया ही। अब एक इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 10,700 सब्सक्राइबर है। एक फेक चैनल है, उसे ना ज्वाइन करें, इस ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे नहीं पता उस फेक चैनल में क्या डाला जा रहा है। अब हम भारत के कॉन्ट्रैक्शन को अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक, मतलब एक साल तक देखते हैं कितना रहा भारत का कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन कह रहा हूं, जीडीपी कितनी रही, क्वार्टरली जीडीपी। सबसे पहले आप देखो अक्टूबर से दिसंबर 4.1%, क्या बात है। हमसे आगे चाइना है 6% पे, और इंडोनेशिया। तो चाइना से हम कंपटीशन करते हैं। अमेरिका की भी क्वार्टरली जीडीपी भारत के बराबर नहीं थी। देखिए एक चीज तो है, भारत में अक्टूबर से स्लो डाउन होने लगा था, ऑटोमोबाइल सेक्टर धड़ाम से गिरा। ऐसा बोला जाता है कि अगर भारत, सबसे आसान तरीका है मारुति की सेल्स देख लो, अगर उसकी सेल ऊपर जा रही है तो समझ लो सब बढ़िया है, सेल नीचे जा रही है यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, मुश्किल हो सकता। तो ये अक्टूबर से ही शुरू हो गया था इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसमें भी लेक्चर्स लिए थे मैंने उस समय। अब किसी को नहीं पता था कि आगे कोरोना आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम देश की बाकी इकोनॉमी से आगे थे। 4.1% है ना। अब आप ये देखिए अमेरिका की 2.3, यूके की 1, खाली चाइना हमसे आगे था। आगे बढ़ता है, जनवरी आता है, स्लो डाउन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशंस हुई। आज भी याद है, मैंने बहुत सारी बहस, बहुत सारी डिबेट्स देखी थी दोस्तों। तो ये 3.1% सीधा 1% से नीचे आया जनवरी से मार्च। बाकी इकोनॉमीज की बुरी हालत, इवन चाइना -6.8% से नीचे गया था। उस हिसाब से अगर आप दुनिया की इकोनॉमी से कंपेयर करें तो भारत आगे 3.1%। अब बेटा आ जाओ कोरोना फेज में, जुलाई से जून, ये देखो -23.9%। सिर्फ चाइना पॉजिटिव में था 3.2% पे, बाकी सारी इकोनॉमी नेगेटिव, लेकिन भारत का सबसे बुरा हाल था। कंपेयर करो आप, यूके में -21.5%, अमेरिका जैसे देश में -9%, ब्राजील में -11.4%, चाइना सिर्फ पॉजिटिव में था, बाकी भारत। अब जुलाई टू सितंबर आप देख लो, -8.6%, चाइना 4.9%। यानी कि अभी भी खाली यूके हमसे आगे है, अभी भी हम नीचे ही है। लेकिन अच्छी बात यह है, इससे तो कम आ गए हम, और ये आंकड़ा अभी और कम होगा। मतलब ये जो क्वार्टरली रियल जीडीपी है, रियल नॉमिनल जीडीपी में फर्क पता है ना, तो यह भी और कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल, टेक्निकल रिसेशन क्या है? यह वर्ड पहली बार आया है, तो उससे पहले आप रिसेशन समझ लीजिए। सिंपल वर्ड की बात करें, देखो इकोनॉमी दो फेजेस होते हैं। कोई भी इकोनॉमी एक बिजनेस साइकिल होती है। इस बिजनेस साइकिल में एक होता है आपका रिसेशनरी फेज, दूसरा होता है आपका एक्सपेंशनरी फेज। मतलब जब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब क्या है? देखो यार, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर, इसी पे ही हमारी इकोनॉमी डिपेंड है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है आपकी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आप कह सकते हैं, इसमें 8 कोर सेक्टर भी आते हैं, दैट इज द ड्राइवर। कैसे ड्राइवर? इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगी। सिंपल सी बात है कि अगर इंडस्ट्री प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उससे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिकेंगे। डिमांड एंड सप्लाई पे सब बेस्ड है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा, एकदम चंगा सी। लेकिन दिक्कत यहां क्या हो गई है? लोगों के पास नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो कहां खर्च करेंगे लोग? पैसा बचाएंगे वो, पैसा बचाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं। इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन, ये देख रहे हैं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सिंपल तरीके से अगर आप समझे तो ये सब कुछ लेन देन पे है। आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो इकोनॉमी नीचे जाएगी। मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो आप खरीदेंगे ना, नहीं खरीदेंगे तो मेरी इकोनॉमी, मेरी कंपनी लॉस में जाएगी।
और अगर कंपनी का लॉस होगा तो देश का लॉस होगा, क्योंकि देश लोग ही तो मिलकर बनाते हैं। समझे कि नहीं? ये जीडीपी इस तरीके से काम, हालांकि उसके बड़े टेक्निकल फॉर्मूले हैं, लेकिन सिंपल तरीके से समझे तो ऐसे ही काम होता है। तो किसी भी इकोनॉमी में जब इकोनॉमी बढ़िया चल रही है तो वो होता है एक्सपेंशनरी फेज, मतलब ओवरऑल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इसको जीडीपी से मेजर किया जाता है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर इंक्रीज अगर हो रही है, मतलब जीडीपी बढ़ रही है, एक क्वार्टर में 6%, दूसरे क्वार्टर में 8%, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। आप ये देखो ना, ये इसमें मैं बताता हूं ना बढ़िया तरीके से एकदम। ये देखो, स्लो डाउन मतलब क्या होता है? जब एक क्वार्टर में देखो 4.1 है, दूसरे में इससे कम है, वो स्लो डाउन है, यानी कि इकोनॉमी स्लो हो गई। लेकिन अगर लगातार 2 क्वार्टर नेगेटिव है आपके, दैट मींस आप रिसेशन में जा चुके हैं। भारत के साथ यही हुआ है। तो इसमें तो आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो सच्चाई और हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक अच्छा इंसान नहीं, एक समझदार इंसान वही होता है जो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद कैसे हमको इंप्रूव करना है उसके लिए काम करे। तो ये 2 फेसेस जो हैं वो बिजनेस साइकिल बनाते हैं, समझ गए? और ये 1 साल या 10 साल की भी हो सकती है, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, ये लाइन ग्राफ है, ये भारत की जीडीपी 1951 से बता रहा है, रियल जीडीपी जो होती है। तो यहां पे रियल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन नहीं है, समझ रहे हो? रियल है, बिल्कुल सही, असली जीडीपी। तो यहां पे आप देख सकते हो लाइन जो है, जब ऊपर जा रही है तो ये एक्सपेंशनरी फेस है, जब नीचे जा रही है तो ये रिसेशनरी फेस है। ठीक है? क्रेस्ट एंड ट्रॉ, किसी भी ग्राफ को हम क्रेस्ट एंड ट्रॉ से मेजर करते हैं, समझ रहे हो? एक पूरा ये जो मतलब ये ग्राफ क्या, ये पूरी जो साइकिल होती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है? ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रॉ। तो आप देख सकते हो कि जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हम एक्सपेंशनरी इकोनॉमी बढ़ रही है, और नीचे जा रहा, आप देख सकते हो, ये देखो नीचे गया, ये नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। 1960s में नीचे जाएगा क्योंकि वॉर हो गया था, हमने 2 वॉर झेले 90, इसीलिए ये इकोनॉमी आप यहां से देख रहे हो सीधे नीचे गई है, रिसेशन में हम, समझ रहे हो? अब आप यहां देखो 2002 1991 किधर चल, ये 1990, यहां से हम लगातार, क्योंकि हमने इकोनॉमी खोल ली, 1991 से हम लगातार ऊपर जा रहे हैं, फिर एक बार रिसेशन आया। अब इसमें देखो रिसेशन में क्या होता है ना, कि इसमें दुनिया की इकोनॉमी कैसी, अमेरिका के हालात कैसे, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे ये 2008 में देखो आप, ये सीधा नीचे गया है, हमारी इकोनॉमी नीचे गई, क्यों? क्योंकि अमेरिका की हालत पतली थी, वहां पे हाउसिंग रिसेशन आ गया था। फिर आप देखो यहां पे, और 2020 आते आता अगेन हम इस फेज में चले गए। तो आई होप इससे ये है आपकी पूरी बिजनेस साइकिल, पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, जहां पे एक्सपेंशन रिसेशन दोनों ही। आगे बढ़ते हैं। अब रिसेशन अलग कैसे है? देखो, जब रिसेशनरी फेज बहुत ज्यादा समय के लिए होता है, मंदी जब बहुत ज्यादा समय के लिए होती है, तब हम उसको रिसेशन कहते हैं। मतलब जब जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन बहुत लंबे समय के लिए होता है, इसका मतलब हम रिसेशन में जा चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन रिसेशन की नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आप समझ रहे हो, जैसे टेररिज्म की भी कोई एक इंसान, मान लो एक देश में एक देश क्या, आप भगत सिंह का एग्जांपल ले लो। मुझे नहीं लगता कि भगत सिंह से बड़ा हीरो कोई पूरी दुनिया में हुआ है। उनकी मैंने बहुत लेक्चर सुने उनके ऊपर, कमाल के हीरो, आज भी इसीलिए हम उनकी बात करते हैं। लेकिन भगत सिंह जो है वो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, ब्रिटिशर उनको टेररिस्ट बोलते थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, लेकिन हमारे लिए वो क्रांतिकारी थे। तो जरूरी नहीं है एक डेफिनेशन जो आपके लिए वैलिड हो वो सबके लिए वैलिड हो, इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना बहुत जरूरी है। रिसेशन की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कब तक जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करे, कितने टाइम तक जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करे जब हम रिसेशन में बोले? मान लो कि अभी भारत की बात ले लेते हैं, भारत में अभी ये सेकंड क्वार्टर ऐसा है, अब अगर चमत्कार हो गया तीसरे क्वार्टर सीधा ऊपर जंप मारेगा, हो सकता है हम पॉजिटिव में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो रिसेशन बहुत टाइम तक चले ही नहीं। तो इसीलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन रिसेशन की नहीं है। लेकिन एनबीईआर और कुछ इकोनॉमिस्ट एग्री करते हैं, एनबीईआर नेशनल
ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने ये बताते हैं, ये अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की रिसर्च सेंटर है ये, रिसेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन होगी जो आपकी इकोनॉमी को चलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या? वही खर्चा, आपका प्रोडक्शन हो गया, आउटपुट कितना, वो कम हो जाता है और ये कुछ महीने से एक साल तक जा सकता है। यानी कि अभी भारत में दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ रहेगी कुछ समय तक। ये मैंने हमेशा, जब भी मैं इकोनॉमिक का लेक्चर लेता हूं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अभी अगले साल मार्च अप्रैल से मतलब मुश्किल रहेगा। 6-7 महीने तो अभी हमको कुछ उम्मीद के बादल अभी नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी ये कम हो रहा है। ये अच्छी खबर है हमारे लिए। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से? एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ, कंजम्पशन कितना हुआ, तब हम एक डिसीजन पे आते हैं कितने समय तक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंटिन्यूअस डिक्लाइन आ रहा है। जैसे अमेरिका में 2008 में भयानक इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरी वो हाउसिंग क्राइसिस पे मेरा पूरा लेक्चर है, बैंक डूबने लगे थे जिसकी वजह से इकोनॉमी ठप्प पड़ गई थी। फरवरी 2020 में भी यही हुआ था। अभी मैं हम लोग ने ग्राफ देख, मतलब वो टेबल देखी थी ना। तो अब सवाल यही उठता है कि टेक्निकल रिसेशन फिर है क्या? देखो, बेसिक आइडिया क्या है रिसेशन को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मान लो जीडीपी जो है वो इनफ है इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, या किसी को अनएम्प्लॉयमेंट और पर्सनल कंजम्पशन को भी देखना पड़ेगा। इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, 2009 का एंड होते होते, जून आते आते रिसेशन खत्म हो गया। एक साल के अंदर रिसेशन खत्म हो गया, लेकिन कुछ मैट्रिक्स अभी भी नेगेटिव में थे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लो अगले क्वार्टर में हमारी जीडीपी पॉजिटिव हो जाए तो हम बोलेंगे रिसेशन खत्म। लेकिन क्या अनएम्प्लॉयमेंट घटा, कम हुआ, कंजम्पशन बढ़ा या घटा, सारे मैट्रिक्स रिकवर होंगे तभी तो हम बोलेंगे हम रिसेशन से बाहर आए। खाली कुछ पैमानों को आप देख के, कुछ वेरिएबल्स को आप देख के आप ये नहीं बोल सकते कि हम रिसेशन से बाहर आ गए। हमारी ग्रोथ रेट बढ़िया चल रही है। अब कंपनी ने बहुत ज्यादा टेक्निकल इनोवेशन कर लिए, लेकिन लोगों के पास अभी भी पैसा नहीं है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये बेसिकली टेक्निकल रिसेशन के अंदर आ जाएगा। समझे आप? चलो, अब इंडिया का टेक्निकल रिसेशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, मैंने बताया बहुत डिस्कशन हुई थी, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले ही बोल दिया था कि भारत रिसेशन में जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी स्लो डाउन था। और सबने बोला था कि अभी ये रहेगा, एक साल तक रहेगा, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते रहेंगे कि हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव रहेगी। अब कितने समय तक रिसेशन चलता है? पहले आता है स्लो डाउन, स्लो डाउन बहुत टाइम तक रहेगा तो रिसेशन, फिर आपका आएगा डिप्रेशन। ये सबसे खराब फेज होता है। जैसे 1929 का अमेरिका का डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, आपको बता दूं कि उस समय क्या था कि अमेरिका के में जब डिप्रेशन आया तो लोग फुटपाथ पे नहीं चलते थे, हट के चलते थे, क्योंकि बिल्डिंग से कूद के खुदकुशी करते थे लोग, और डर लगता था कि कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। ऐसी हालात थे, आप समझ रहे हो? तो अभी करंट सिनारियो में क्या करना पड़ेगा? कोविड-19 अभी भी फैल रहा है, जैसे दिल्ली में आप देख ही सकते हैं 8,000 केसेस बढ़ रहे हैं, कल रिकॉर्ड आई है। इसको रोको। अब उसको कैसे रोकेंगे? वैक्सीन। निर्मला सीतारमण ने अभी आत्मनिर्भर 3 पैकेज अनाउंस किया है। कोशिश करूंगा कि मैं उस पर भी लेक्चर ले आऊं। तो निर्मला सीतारमण ने, हमारी सरकार भी ये कोशिश कर रही है, और उन्होंने बताया आत्मनिर्भर 3 से पहले आत्मनिर्भर 2 जो है वो कितना सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ बताया उन्होंने। और देखिए, सरकार तो यही बोलेंगी कि हम पॉजिटिव जाएंगे, और हम सब यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम पॉजिटिव जाएं। लेकिन अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। आसान तरीके से मैं बताता हूं, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है, लंबा हो जाता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।